जी, आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और जो है वो हम देखते हैं कि आज के कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट एंड डिस्काउंट रेट। कि इंटरेस्ट रेट क्या है, पॉलिसी रेट हम किसको कहते हैं, डिस्काउंट रेट क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट के इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स क्या-क्या हैं। व्हाट इज़ काइबोर कि काइबोर का मतलब क्या है, हाउ इट वाज़ फॉर्म्ड और बेंचमार्क फॉर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट लाइक डीएम, इजारा, मुराबा एटसेट्रा। फिर स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है कि जिसने एग्जाम किया है पार्टिसिपेटरी मोड में इंटरेस्ट रेट काइबोर को एज अ बेंचमार्क बनाने के। फिर लोग काइबोर के बारे में क्या कहते हैं, फिकी पर्सपेक्टिव क्या है, फिक क्या कहती है, शरिया क्या कहती है काइबोर के बारे में, क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल है और अगर अवेलेबल है तो उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। देखिए, सिर्फ हम मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है वो बिल्कुल डेप्थ में जाएं, इसको क्रिटिकली देखें, क्रिटिकल एनालिसिस करें और फिर उसके बाद जो है कोई एक अच्छा पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल आउटकम हम सजेस्ट कर सकें। ऑल्दो वी आर नॉट अ पॉलिसी मेकर और इन अ पोजीशन टू suggest a solution, but just to spread a thought position, just to spread the thought process in society, तो हम ये एटलीस्ट कर सकते हैं। और देखें, इल्म हासिल करने के मुख्तलिफ जो है वो वजूहात होती हैं कि आप जो है वो नॉलेज के लिए इल्म हासिल करते हैं, आप जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इल्म हासिल करते हैं, या फिर आप जो है वो एप्लीकेशन के लिए इल्म हासिल करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस सेशन में इन सारी बातों को मद्देनज़र रखें। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट सबसे पहले क्या है कि इंटरेस्ट रेट यानी अगर हम कन्वेंशनल लैंग्वेज में बात करें, जो आमतौर पर बैंकर करते हैं, कि जो लेंडर आपको लोन देता है और लोन देने के अगेंस्ट में जो आपसे वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, उस प्रिंसिपल के ऊपर जो परसेंटेज लगाता है उसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो ये एक इंटरेस्ट रेट और सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इसका जो है वो फ़र्क और इसका मतलब कब इसको यूज़ किया जाता है, ये आप तकरीबन लोगों को पता ही होगा। बहरहाल, डिस्काउंट रेट देखें, डिस्काउंट रेट जो है वो उसके टू डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देता है और वो उस लोन को सेंट्रल बैंक के डिस्काउंट विंडो लोन प्रोसेस से जाकर के इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है। यानी आप यूँ समझ ले इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि आप जो है सेंट्रल बैंक के पास उसके डिस्काउंट विंडो लोन प्रोसेस में जाकर के जब आप कोई लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक लोन लेगा जो, तो उसको हम जो है वो डिस्काउंट रेट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, द डिस्काउंट रेट हैज़ टू डिफरेंट डेफिनेशन एंड यूजेज। फर्स्ट, द डिस्काउंट रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट charged to the commercial bank and the other financial institution for the loan they take from the central bank through the discount window loan process। और सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस जो आप करते हैं टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसको आप बॉन्ड की जो डिस्काउंटिंग करते हैं उसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है। लेकिन जो डिस्काउंट रेट की टर्मिनोलॉजी है ये हमारे यहाँ स्टेट बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मई 2015 में जो डिस्काउंट सीलिंग रेट था इसको स्टेट बैंक ने रिप्लेस कर दिया न्यू ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट से और उसका नाम रखा स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट। तो अब जो डिस्काउंट रेट है वो डिस्काउंट रेट नहीं कहलाता,
बल्कि वो पॉलिसी रेट कहलाता है कि जो स्टेट बैंक अनाउंस करता है। किस लिए अनाउंस करता है पॉलिसी रेट? देखें, स्टेट बैंक हर 3 महीने बाद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर रहा होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जब वो अनाउंस करता है तो उसके साथ ही जहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स, मुख्तलिफ जो है इकॉनमी की इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। वहाँ पर स्टेट बैंक पॉलिसी रेट भी डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, उस पॉलिसी रेट को बताने का मकसद क्या होता है? उस पॉलिसी रेट को बताने का मकसद ये होता है कि स्टेट बैंक उस मुल्क में, कंट्री में, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक वो पॉलिसी रेट बताता है, ताकि मनी सप्लाई और जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं, इसके अलावा उसके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं कि पॉलिसी रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज आपका, आपकी डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक अपना पॉलिसी रेट बता रहा होता है। और अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व सेंट्रल बैंक यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी with the objective to keep overall prices and financial markets stable। तो overall prices जो है मुल्क में क्या होंगी और फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी रेट को डिफाइन कर रहा होता है। SBP signals its monetary policy stance through adjustment in the policy rate। और जो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेंसेस हैं, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो पॉलिसी रेट के जरिए भी होती है। और हेयर द SBP टारगेट रेट द ओवरनाइट मनी एंड मार्केट रिपो रेट। और ओवरनाइट मनी मार्केट में या फिर मार्केट जो रिपो रेट है, रीपरचेज जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कर रहे होते हैं तो उसका जो रेट होता है वो स्टेट बैंक उसको पॉलिसी रेट से डिफाइन कर रहा होता है, और उसका पर्पस यही होता है। चेंज इन पॉलिसी रेट इम्पैक्ट डिमांड इन इकोनॉमी through several channels with a lag। In first place, change in policy rate influence the interest rate determined in the interbank market। देखें, सबसे बड़ी जो पंच लाइन है वो यही है कि स्टेट बैंक जब पॉलिसी रेट चेंज करता है तो इंटर बैंक जो मार्केट रेट है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक को जो लैंड करता है मनी, जो कर्ज देता है, उस वो जो रेट चार्ज करते हैं बैंक एक दूसरे को, वो स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट की वजह से चेंज होता है। इस बात को आप अपने जहन में लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये जो बात है कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है और वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो इसका किरदार क्या है, तो मतलब ये किस तरह आगे जाकर के इसका इस्तेमाल आएगा। इंटर बैंक मार्केट एट विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लैंड और बोरो from each other। The market interest rate are also influenced by central bank intervention in money and foreign exchange market as well as by its communication। और स्टेट बैंक को जो डिस्क्रिशनरी राइट्स हैं कि वो मार्केट में इंटरवेंशन कर सके, वो जो है वो मार्केट में अपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मनी सप्लाई को इफेक्ट कर सके, तो स्टेट बैंक उसको भी कर रहा होता है। अच्छा, अब देखें काइबोर। एक तो आपने समझ लिया कि पॉलिसी रेट क्या होता है, अब काइबोर की तरफ आते हैं कि काइबोर है क्या। काइबोर देखिए, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये बेसिकली जो इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरोइंग हो रही होती है, जिस तरह हमने कहा कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को कर्जा दे रहा होता है, लोन दे रहा होता है, तो वो जो इंटरेस्ट है फॉर द इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरोइंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
काइबोर उससे ड्राइव होता है, वो तो पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट कहलाता है, लेकिन ये इसी से काइबोर बनता। और काइबोर किस तरह बना? काइबोर इस तरह बना कि तकरीबन ये 2000 जो है वो गालिबन करेक्ट कर देंगे हम इसको, 2004 या 5 की बात है कि या उससे भी आगे की बात है कि 20 बैंकों ने, ठीक है, इनिशियली वो मेंबर बने काइबोर क्लब के। और उसमें ये था कि वो जो आपस में लैंडिंग और बोरिंग करते हैं, उससे पहले वो क्या करेंगे, वो अपना रेट कोट करेंगे मार्केट में 11 बजे, सुबह 11 बजे डेली। और वो जो रेट होगा 4 वीक से लेकर के 1 साल तक का रेट होगा। यानी 4 वीक में अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है फॉर द 4 वीक्स, ठीक है, तो यानी 1 महीने के लिए, तो उसका रेट क्या होगा, 6 महीने के लिए उसका रेट क्या होगा, और 1 साल के लिए उसका रेट क्या होगा। और फिर बैंकों के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई कि आप जो ये रेट कोट करेंगे, तो इस रेट पर आप मनी लैंड भी करेंगे और आप बोरो भी करेंगे, और आप 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो आप करेंगे। और इसकी 4 साइड डिसाइड होगी, 4 अपर और 4 लोअर। यानी काइबोर 4 अपर कितना गया और 4 लोअर कितना गया, यानी सबसे ज्यादा वो जो रेट है इंटर बैंक लैंडिंग और बोरिंग का इंटरेस्ट रेट, मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि 9%, 8%, ठीक है, 10%, 11%, ठीक है। लोअर साइड पर आ जाएं जनाब, 6%, 5%, ठीक है, 5.5%, ठीक है। ये अपर लिमिट भी गया, नीचे भी गया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 और रेट्स को लिया जाता है, 12 रेट्स को, जो आपस में इंटर बैंक लैंडिंग और बोरिंग हुई है। उन रेट को लेने के बाद, उस रेट्स को लेने के बाद उसका एवरेज आउट किया जाता है। यानी उस रेट को क्या किया जाता है, एवरेज आउट किया जाता है। और एवरेज आउट करने के बाद वो रेट जो है वो क्या कहलाता है, काइबोर कहलाता है। वो रेट काइबोर कहलाता है। तो काइबोर बेसिकली जो ड्राइव होता है वो इंटर बैंक लैंडिंग और बोरिंग से ड्राइव होता है। और वो जो इंटर बैंक लैंडिंग और बोरिंग होती है वो स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। फिर शाम को स्टेट बैंक की वेबसाइट पर या र्यूटर्स पर जो है ये काइबोर का रेट जो है वो अपलोड किया जाता है। और इसी के मुताबिक जो बैंक्स हैं जो लोन दे रहे होते हैं, यानी कोई कॉर्पोरेट कस्टमर आ गया, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, उसको अगर कोई काइबोर चार्ज कर रहा होता है 6 महीने स्प्रेड भी रखता है। स्प्रेड का मतलब ये है कि काइबोर और उसके अंदर और कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह कोई बंदा कंज्यूमर जो है वो गाड़ी लेने जाता है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग लेने जाता है, वो घर लेने के लिए जाता है, या अदर होम अप्लायंसेस का भी आजकल टाइम है कि एसी लेने के लिए जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, काइबोर और प्लस स्प्रेड चार्ज करते हैं। तो अब आपको बात यकीनन समझ में आ गई होगी कि काइबोर बेसिकली ड्राइव कहां से हुआ। मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट, इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरिंग, 4 अपर लिमिट्स, 4 लोअर लिमिट्स, 12 रेट, उसके बाद उस रेट का एवरेज, उस रेट को एवरेज करने के बाद जो रेट आता है दैट इज कॉल्ड काइबोर। और अभी हमारे सामने जो है वो काइबोर जो है वो 6 अक्टूबर का मेरे पास डाटा है। तो 1 वीक का काइबोर जो है वो 7.33% है। मैं आपको ये परसेंटेज किस लिए बता रहा हूँ, इसकी वजह आपको बाद में, अभी थोड़ी देर बाद फौरन पता चल जाएगी, ठीक है। कि जो रेट है 1 वीक का 7.33, 2 वीक्स का है 7.37, 1 मंथ का है 7.40, 3 मंथ्स का है 7.25, 6 मंथ्स का है 7.30, 9 मंथ्स का है 7.59, और 1 ईयर का है 7.59, 1 ईयर का भी है। अब आप देखें कि जो स्टेट बैंक का की पॉलिसी रेट है, ठीक है ना, स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है अभी वो है 7%। और आपको काइबोर भी इसके आसपास ही नजर आ रहा है कि 7.33% जो सबसे कम है, और जो सबसे ज्यादा है वो 7.59% है। तो आपको ये
पता चल गया कि काइबोर का ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली वो पॉलिसी रेट से, क्योंकि पॉलिसी रेट अभी कितना है 7% है और काइबोर कितना जा रहा है, सबसे जो मिनिमम है 7.33% और जो मैक्सिमम है फॉर द 1 ईयर वो 7.59%। तो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है वो जो है वो किसको डिटरमिन कर रहा है, काइबोर उसके आसपास ही है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि काइबोर जो है वो किस तरह फॉर्म होता है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। बेसिकली दोबारा अर्ज कर दूं कि इसके पीछे जो मेन एक वेरिएबल है वो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट हो। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस्लामिक बैंक के पास, कि जब आप किसी इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं और आप जो है वो इस्लामिक बैंक को कहते हैं कि जनाब मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, मुझे हाउस फाइनेंसिंग चाहिए, मुझे, मैं कॉर्पोरेट कस्टमर हूँ, मुझे अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, मुझे घर बनवाना है। तो जो बैंक का आरएम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उससे जब आप पूछते हैं कि आप कितना रेट चार्ज करेंगे, तो वो कहता है कि सर हम काइबोर प्लस इतना स्प्रेड चार्ज करेंगे। तो ये जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि काइबोर का रेट वो बता रहा होता है और वो सारा कुछ जो है वो जब भी, और इसी तरह जब कोई बंदा जो है वो काइबोर के रेट को सुन रहा होता है तो वो उसके जहन में फ़ौरन आता है कि भाई आप तो हैं इस्लामिक बैंक, शरिया कंप्लाइंस बैंकिंग का आप दावा करते हैं, लेकिन आप जो है उसके साथ ही काइबोर की बात कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक इस्लामिक बैंक है लेकिन वो जो अपना बेंचमार्क बना रहा है रेट लगाने के लिए, वो किसको बना रहा है, वो काइबोर को बना रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में जो है वो कन्फ्यूजन होता है। अब और लोग काफ़ी इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि जनाब देखें, आप जो है जिस तरह कन्वेंशनल बैंक ने लोन लिया, लोन से लोन लेते हैं हम, वो काइबोर चार्ज करता है, तो इसी तरह एक इस्लामिक बैंक भी जो है वो काइबोर चार्ज कर रहा है। तो ऐसा हो गया कि ट्रांजैक्शन जो है ये हराम हो गई। देखिए काइबोर, एक बात याद रखिए कि काइबोर सिर्फ और सिर्फ आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए एक बेंचमार्क है, उसके लिए वो रेट इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अगर स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी रेट को ही रखे, ठीक है, उसका नाम पॉलिसी रेट ही रखे, चले उसका नाम अच्छा हुआ, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं रखा, पॉलिसी रेट रखा, वो पॉलिसी रेट रहे और फिर उसके बाद जो इस्लामिक बैंक्स हैं उस पॉलिसी रेट के ऊपर जो है वो कोई स्प्रेड लगा करके बोल दें कि हम आपसे इतना रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो क्या वो दुरुस्त हो जाएगा? आप यकीनन कहेंगे कि ये दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असल में जो एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, एक जो थोड़ा सा जो लोग उलझ जाते हैं वो इस वजह से उलझ जाते हैं कि काइबोर बेसिकली इंटर बैंक लैंडिंग और बोरोइंग के लिए और उसका एवरेज आउट है, इस वजह से इसके अंदर जो है वो मतलब थोड़ी सी एक खराबी आप समझ लें इस तरह की पैदा होना शुरू हो जाती है कि लोग समझते हैं कि जनाब हम तो वही रेट चार्ज किया जा रहा है या वही सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल बैंक में होती हैं, या लोग ये कहते हैं कि भाई कान इधर से घुमा के पकड़ो उधर से घुमा करके पकड़ो, ये सारी बातें एक ही हैं। तो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हकीकतन ऐसा है या नहीं है और उसका अगर ऑल्टरनेट है तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 2016 में स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर निकाला, आईबीडी सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2016, और इसका जो डेट है सितंबर 8, 2016, और exempted Islamic banks for using Kaibor as benchmark for participatory mode, that is musharka and mudarba and wakala agency with the following conditions। देखें हमारे पास मुख्तलिफ मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हैं। एक है पार्टिसिपेटरी मोड। पार्टिसिपेटरी मोड क्या है
कि पार्टिसिपेटरी मोड में जो कस्टमर है और बैंक जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, पार्टनरशिप कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, पार्टनरशिप कर रहा होता है। और पार्टनरशिप की बुनियाद पर, मुशारका की बुनियाद पर और मुदारबा की बुनियाद पर कारोबार कर रहा होता है। मुशारका क्या है? मुशारका ये है कि दोनों तरफ से कैपिटल हो, यानी दोनों तरफ से इन द फॉर्म ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट हो, यानी आपके पास कोई वो भी पैसे मिला रहा है, बैंक भी अपने पैसे दे रहा है और वो आगे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। That is, in simple word, is musharaka. And what is mudarba? The mudarba is that like one person is doing some work and one other person is contributing with his money. यानी एक तरफ से तो पैसे हैं और दूसरी तरफ से कोई सर्विसेज हैं, कोई एक्सपर्टीज हैं। अगर आप किसी मतलब प्रैक्टिकल केस की बात करेंगे तो कोई ऐसा कॉर्पोरेट कस्टमर है आपका या फिर कोई एसएमई का कस्टमर है कि जो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, आप उसको पैसे देंगे, वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो दैट इज व्हाट पार्टिसिपेटरी मोड। और पार्टिसिपेटरी मोड में हम जो यूज करते हैं पीएसआर यूज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो मुशारका और मुदारबा में यूज किया जाता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो म्यूचुअली एग्री होना चाहिए, म्यूचुअली एग्री होना चाहिए। यानी जो दो शरीक है कोई या दो से ज्यादा शुरका है, पार्टनर्स हैं, देयर आर द मल्टीपल पार्टनर्स कैन डिसाइड देयर PSR, profit sharing ratio, that how the profit will be shared, what will be the percentage, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा जिसके साथ ये लोग अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो स्टेट बैंक ने ये कहा कि अगर आप मुशारका यूज करते हैं या मुदारबा यूज करते हैं तो फिर आप जो है वो कायबोर को एग्जेम्प्ट कर देंगे और आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे किसको, अपने PSR को। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन जो है वो स्टेट बैंक ने लगाई ये कि डिटेल मैकेनिज्म फॉर प्राइसिंग अंडर दीज मोड्स विद द प्रॉपर पॉलिसीज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। यानी एक तो आप डिटेल मैकेनिज्म होगा आपका, आप बताएंगे कि ये प्राइसिंग आप किस तरह चार्ज कर रहे हैं अंडर दिस मोड और विद प्रॉपर पॉलिसीज ऑफ रिस्क मिटिगेशन। और आपके पास रिस्क मिटिगेशन टूल क्या है, यानी किस तरह आप जो है अपने रेट ऑफ रिटर्न को मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कस्टमर से भी ज़्यादा चार्ज हो जाए। फिर दूसरे बात, अमेंडमेंट्स इन एग्रीमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जब आप ये काम करेंगे, PSR को यूज़ करेंगे कायबोर की जगह, तो आपने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एग्रीमेंट्स हैं या फैसिलिटी लेटर है या ऑफर लेटर है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स करेंगे। फिर अप्रूवल ऑफ IBI's प्रोडक्ट बाय देयर शरिया बोर्ड। फिर उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो जिस तरह नॉर्मल प्रोडक्ट्स में होता है कि जब भी कोई इस्लामिक बैंक प्रोडक्ट बनाता है तो शरिया बोर्ड उसके ऊपर उसको रिव्यू करने के बाद उसमें अपनी शरिया ओपिनियन देता है, फतवा देता है, और या फिर आप यूँ समझ लें कि उसको जो है अप्रूव कर रहा होता है। तो शरिया बोर्ड की अप्रूवल आएगी। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फर्म्स कंपनीज विथ हुम IBI कैन एग्जीक्यूट मुशारका और मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट। फिर इस्लामिक बैंक्स क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि उन्होंने किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुशारका या मुदारबा एग्जीक्यूट करना है, पार्टिसिपेटरी मोड को यूज करना है। देखें हम जब इस्लामिक बैंक की बात करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं, तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो क्या है कि दोनों तरफ से इस्लामिक होनी चाहिए। यानी इस्लामिक बैंक भी उसको इस्लामिक बैंकिंग यानी शरिया कंप्लाइंट करने की इंटेंशन तरीके से काम करेंगे, और कस्टमर जो है वो भी ये कहे, उसकी भी ये इंटेंशन हो, इरादा हो कि वो भी
जो है वो इस्लामिक बैंकिंग करेगा, शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखेगा। दिस इज नॉट अ वन साइड ट्रैफिक, दिस इज अ टू वे ट्रैफिक that the both parties requires their intention, they are intended to do the Sharia compliance procedure, they are intended to adopt the Sharia compliance procedure, otherwise it cannot be done one sided, it cannot be one sided, it should be both sided होगा। तो देखें नॉर्मली ऐसा हुआ, पास्ट हिस्ट्री ऐसी है कि कस्टमर्स के साथ मुशारका किया गया, तो अब मुशारका का उसूल ये है कि जब कस्टमर को प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। हुआ क्या, मामला क्या हुआ कि पहले तो कस्टमर का बिजनेस प्रॉफिट में था, लेकिन जैसे ही किसी इस्लामिक बैंक ने मुशारका शुरू किया, कस्टमर का बिजनेस डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डॉक्यूमेंट में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बताने लगे कि जनाब इसका तो कैश फ्लो भी आउट हो गया है, इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया है, इसका तो नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि इस्लामिक बैंकों को नुकसान होना शुरू हुआ। ठीक है, तो देखें आप, इस्लामिक बैंकों को नुकसान होने का ये मतलब आप ना समझें कि डायरेक्ट शेयर होल्डर को नुकसान है। पहला नुकसान जो है वो डिपॉजिटर को है कि कोई भी बैंक हो और उसको अपने डिपॉजिटर को रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न देना होता है। तो अगर इस्लामिक बैंक कमाएगा नहीं तो अपने डिपॉजिटर को रिटर्न कहां से देगा, अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कहां से देगा। तो दोनों साइड है कि लोगों को भी, कस्टमर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जनाब ये देखें मुशारे, इसमें जो है वो कोई मिस कम्युनिकेशन या मिसलीडिंग का एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी दूसरे को मिसलीड करे या वो अपने डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर्ड करे या फिर जो है वो अपना बिजनेस इस तरह दिखाए कि भाई वो जो है उसमें लॉस होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से ये जो है ना बहुत ज़्यादा आप समझ लें इस्तेमाल नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल जैसे ही लोग, मतलब इंटेंशन सही होगी लोगों की, कंट्रोल मैकेनिज्म बढ़ जाएगा और क्लोज मॉनिटरिंग होगी बिजनेस की, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा कि आप आसानी के साथ मुशारका या मुदारबा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि असल दर हकीकत फाइनेंसिंग के एक हमारे पास प्रोडक्ट है मुशारका और मुदारबा, और उसको आप जो है यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली कस्टमर को भी होगा और बैंक को भी होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई कस्टमर या लोग बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग की, और जब प्रॉफिट देने की बात होती है, यानी आपने रिटर्न देना है बैंक को इन द फॉर्म ऑफ द रेंट या प्रॉफिट या किसी भी सूरत में, तो उस वक्त उनको ख्याल आ जाता है फौरन किसका, काइबोर का, कि जनाब कन्वेंशनल बैंक्स तो हमसे जो है वो इतना काइबोर चार्ज कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो तो इतना बढ़ जा रहा है कि वो काइबोर से एक्सीड कर जा रहा है। ये कैसी इस्लामिक बैंकिंग है। तो जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाएंगे और उसमें प्रॉफिट सीलिंग या प्रॉफिट फ्लोर या हिबा का एलिमेंट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। तो दोबारा कस्टमर जो है वो डिमांड करता है क्या कि भाई हमें ऐसा फिक्स रेट बताएं, यानी फाइनेंसिंग का कस्टमर जब उसको देने की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, और जब ज़्यादा निकलते हैं तो फिर उसको इस्लामिक बैंकिंग और इस्लाम याद आ रहा होता है कि भाई मेरे जेब से तो ज़्यादा पैसे निकल गए, मेरे पास से तो ज़्यादा पैसे चले गए, और मैं क्यों ना काइबोर को जो है वो मद्देनज़र रखूं। तो उस वक्त उसको इस्लामी बैंकिंग याद आ रही होती है, लेकिन बहरहाल उसको सोचना चाहिए कि ये क्या है, और बहरहाल आगे जा कर के इसका फार्मूला और मैकेनिज़्म भी इस तरह बन जाएगा कि वो इतना ही PSR बनेगा कि जितना नॉर्मली बैंक्स दूसरे बैंक्स चार्ज कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि मार्केट पर्सपेक्टिव अबाउट काइबोर, के लोग काइबोर के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है। यू मे हैव हियर्ड दैट द इस्लामिक बैंकिंग चार्जेस द सेम रेट एज देयर कन्वेंशनल काउंटर पार्ट। ठीक है, आप समझते हैं, मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि भाई इस्लामिक बैंक भी उतना ही प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, वही रेट चार्ज कर रहे हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग के लोग चार्ज कर रहे हैं या कन्वेंशनल बैंक्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है।
फिर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने फाइनेंसिंग को लिंक कर दिया काइबोर से, फाइनेंसिंग को लिंक कर दिया काइबोर से, तो फिर क्या होगा कि पूरी ट्रांजैक्शन ही हराम हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है। शुरू में मैंने कहा किसी को हराम करार देने से पहले उस चीज को समझना पड़ता है। तो काइबोर ऑल्दो के इंटर बैंक लैंडिंग ऑन बोरिंग का रेट है और ये ड्राइव हो रहा है स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट से और इसमें स्प्रेड भी है, तो ये सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग ऑफ रिटर्न के लिए, कि एक इस्लामिक बैंक अपना रिटर्न कितना चार्ज करेगा उसके लिए काइबोर इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जो है इसमें कोई और एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट। और ये सारी चीजें हमने सुन ली हैं और समझ ली हैं कि ये ड्राइव किस तरह हुआ। अब देखें शरिया या हमारी जो फिक है वो क्या कहती है। बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो उसूल ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल है वो मौजूद हो, प्राइस आप बताएं, फिर उसके बाद जो है वो उस आप जो है इजाब कबूल हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, और आप उसको कर दें। शरीयत ने ये उसूल बताया है सीधा सा। अब जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं किसी सेलर के जहन में। मिसाल के तौर पर मैंने कोई दुकान खोली, मैं ये बोलूंगा कि यार मैं वो प्राइस चार्ज करूंगा कि जितना लोग जो है वो जितना लोग रेंट ले रहे हैं उतना मैं प्राइस चार्ज करूंगा। तो कोई मुझसे आकर थोड़ी ये पूछेगा कि भाई आप जो है वो प्राइस रेंट के बराबर क्यों चार्ज कर रहे हैं। अव्वलन पहली बात तो यह है कि किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं कितना प्राइस चार्ज करता हूँ। इनमें मल्टीपल जो है वो चीजें या मुख्तलिफ चीजों को वो बेंचमार्क बना सकता है और वो अपना प्रॉफिट डिटरमिन कर सकता है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो। यहाँ पर मसला ये होता है कि बैंक सारी चीजें चूंकि डिस्क्लोज कर रहे होते हैं कि वो अपना बेंचमार्क मतलब उनका क्या है और किस तरह प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो बैंक्स काइबोर प्लस स्प्रेड लिखते हैं, इसलिए फौरन पकड़ में आ जाता है, ये बात पता चल जाती है कि भाई ये काइबोर चार्ज कर रहे हैं। अगर वो बैंक डॉक्यूमेंट से नाम ही हटा दे, ठीक है, परसेंटेज इतना है कि जनाब मुराबहा हो रहा है यानी कोई सेल हो रही है जिसमें कॉस्ट भी डिस्क्लोज किया जाता है, उसका प्रॉफिट इतना है, ठीक है ना, और उसका परसेंटेज इतना होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा काइबोर क्या है, तो आप क्या समझेंगे कि मतलब वो फिर अब क्या है, अब वो जायज हो गया, अगरचे पीछे मैकेनिज्म उसका काइबोर ही है। ठीक है, तो सेलर के जहन में या जो फाइनेंसर होता है उस करने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। शरीयत ये कहती है कि जो असल कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो एसेंशियल्स हैं, उसके जो लवाजिमात हैं, उसकी उसके जो इंटेग्रल पार्ट्स है उसको फॉलो किया गया, उसको एडहेयर किया गया या नहीं किया गया। कहता है कि जनाब मैं जो है ना इतना परसेंट रेंट चार्ज करूंगा। आप फॉरन लोग इसमें भी मिसलीड किया जाता है कि भाई इस्लामिक बैंक कैसे फिक्स रिटर्न चार्ज कर सकता है। हालांकि उसूल ये है इजारा का कि अगर आप इजारा बताएंगे ही नहीं, रेंट बताएंगे ही नहीं, तो इजारा फासिद हो जाएगा, इजारा फासिदा हो जाएगा। तो आपको तो कुछ मौकों पर, कुछ जगहों पर बल्कि बेशक बताना जरूरी होता है। बगैर प्राइस बताए हुए, बगैर प्रॉफिट बताए हुए, बगैर रेंट बताए हुए वो ट्रांजैक्शन जायज ही, मतलब जायज
नहीं होगी, कहीं पर फासिद हो जाएगा, कहीं पर जो है वो हो सकता है कि बातिल ही हो जाए, पूरी ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो जाए, कहीं पर वॉइडेबल हो जाए, तो प्राइस बताना जो है वो ज़रूरी होता है। तो अब प्राइस हम इस्लामिक बैंक बताते हुए क्या कर रहे होते हैं, वो काइबोर को कोट कर रहे होते हैं। इस वजह से लोग कस्टमर्स ये समझते हैं कि जनाब जो कि हमने लिंक कर दिया इसको काइबोर से और ये नाजायज हो गया। ऐसा नहीं है, अगर वो बताए ना तो आप शरिया क्या कहती है, अल उमूरु बिमकासिदिहा, ठीक है ना, कि जो उमूर हैं, मैटर्स आर जज बाय देयर इंटेंशंस, कि मैटर जो है वो इंटेंशन से जज किए जाते हैं। आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन मुराबाहा करने की है? जी हाँ, मुराबाहा करने की है। आपकी इंटेंशन डिमिनिशिंग मुशारका करने की है? जी हाँ, हमारी इंटेंशन डिमिनिशिंग मुशारका करने की। आपकी इंटेंशन सलम करने की है? जी हाँ, सलम करने की है। आपकी इंटेंशन इस्तिस्ना करने की है? जी हाँ, इस्तिस्ना करने की है। तो मेन जो इंटेंशन है वो आपकी वो उस ट्रांजैक्शन को करने की है। रहा इसमें मसला प्राइसिंग का, उसके लिए आपने एक बेंचमार्क डिसाइड किया, वो बेंचमार्क कन्वेंशन से लिंक है, इसीलिए ट्रांजैक्शन उलमा ने फरमाया, कहा कि ये हराम तो नहीं होगी, हाँ अलबत्ता ये है कि ये कराहियत है, यानी डिस्प्लेजर है, इसको ना करना बेहतर है। इस्लामिक बैंक्स कोई अपना और रेट डिटरमिन कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है, इसको ना करना बेहतर है। अगर कोई कर भी लेता है तो ट्रांजैक्शन खुदा ना खास्ता कोई हराम नहीं हो जाएगी, नाजायज नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सूद में शामिल हो गए, सूद में इन्वॉल्व हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैटर्स आर जज बाय देयर इंटेंशंस। तो सबसे पहला उसूल यही है कि अल उमूरु बिमकासिदिहा, ठीक है ना, कि जो उमूर होते हैं उनके करने का मकसद क्या होता है। ये तो फर्स्ट मैक्सिम है। अगर जो है द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द मीनिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट की असल होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, उसका माना होता है, उसका मतलब होता है एन इंटेंशन एंड नॉट इन दी वर्ड्स और दी फॉर्म्स। असल जो कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद होता है वो क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे किस लिए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की किस लिए जा रही है, किस चीज के मुतल्लिक की जा रही है, ना कि उसके अल्फाज और उसके फॉर्म्स। लेकिन चूंकि हम बैंकिंग सेक्टर में हैं और हमें एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट पर, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर जो स्टेट बैंक से अप्रूव होना चाहिए, शरिया बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए, तो उसके ऊपर कर रहे होते हैं हम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स होते हैं और उस एग्रीमेंट से हम हट नहीं सकते। और इसमें भी जो है वो जिस तरह हमने आपको बताया कि कायबोर को इस्तेमाल किया जाता, और फिकी पर्सपेक्टिव हमने समझ लिया कि उलमा इसको कहते हैं कि ये नाजायज़ और हराम नहीं है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कराहियत या मकरू आप कहते हैं, डिस्प्लेजर कहते हैं, कि डिस्प्लेजर का आम सा मतलब ये ठीक है। अच्छा, अब हम पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने प्रॉब्लम देख लिया, हमने मसाइल देख लिए, एक पास्ट प्रेसिडेंट देख लिया हमने कि मुस्तकबिल में जनाब सॉरी माजी में हमारे पास एक थी एक रेट था वो। लेकिन अब एक सवाल आपके जहनों में ये आ रहा होगा कि इस रेट को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये रेट जो है क्यों नहीं इस्तेमाल हुए। तो जनाब इस वजह से उस रेट को पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया गया कि वो जो रेट थे वो डॉलर के थे। डॉलर में उनके दरमियान जो होता था, मतलब आपस में जो फाइनेंसिंग होती थी, तो वो रेट ऑब्वियसली यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान में यूज नहीं किया जा सकता। हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन देखें, पॉसिबल सोल्यूशन से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बेंचमार्क बनाना पड़ेगा फॉर सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन। यानी हमारे पास जो सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन है, यानी मुराबाहा है, मुसावमा है, इस्तिस्ना है, सलम है, ठीक है, तो ये हमारे
आप समझ लें सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही होती है, ठीक है। तो सेलिंग एंड बाइंग का रेट क्या होगा, इसको ऑब्वियसली आपको परसेंटेज में डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेटरी मोड की बात करें, जिस तरह हमने मुशारका की बात की थी, मुदारबा की बात की थी, या हमने वकाला की बात की थी कि अगर इस्लामिक बैंक वकाला की बुनियाद पर काम करे, ठीक है, तो मुशारका और मुदारबा के लिए तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए अल्टीमेटली बेंचमार्क कोई बनाना होगा जो कि परसेंटेज में हो और परसेंटेज में डिफाइन हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेंचमार्क फॉर वकाला बेस्ड ट्रांजैक्शंस ये भी है। एक मैंने जो है वो एक रिसर्च पेपर का आपको हवाला देना चाहूंगा, प्रपोजिंग अ काइबोर फ्री होम फाइनेंसिंग मॉडल बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मुशारका फॉर इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो डिमिनिशिंग मुशारका बेस्ड हाउस फाइनेंसिंग है, उसका जो रेट होना चाहिए वो उस इलाके के रेंट के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, अब आप तो देखें हमारे यहाँ जो मार्केट है, रेंट की मार्केट है या जो दूसरी मार्केट है, वो इतनी ज़्यादा मैच्योर है नहीं कि कोई रेंट एक सेंट्रल जगह पर डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है ना। अलावा ये कि आप स्टेट एजेंट के पास जाएं और स्टेट एजेंट से पूछे कि जनाब यहाँ का रेंट कितना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पूरे रिसर्च पेपर में यही लिखा कि काइबोर से लिंक कर दिया गया तो ये हराम हो गया। और हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, काइबोर से लिंक करने के बाद ज़रूरी ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन हराम हो जाएगी, ठीक है। वो एक वेरिएबल है जो उसके जहन में है, एक नॉर्मल बंदा भी रख सकता है, लेकिन हाँ इस्लामिक बैंक ने उसको लिख दिया, इस वजह से क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। तो अगर हम डिमिनिशिंग मुशारका के लिए, ठीक है, मार्केट के रेंट के पास जाएं, रेंट के ऊपर जाएं, अगर हम डिमिनिशिंग मुशारका के लिए गाड़ी दे रहे हैं हम और गाड़ियों के रेंट के पीछे जाएं, तो आप सोच लें कि इसको डिटरमिन करना कितना मुश्किल हो जाए। यानी डिफेंस का रेट कुछ और है, गुलशन इकबाल का, अगर हम कराची की बात करें, गुलशन इकबाल का रेंट कुछ और है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो किसी और जौहर, गुलिस्तान जौहर का कुछ और है। फिर उसके बाद आप बंगले में रह रहे हैं, आपने कितना बड़ा बंगला लिया है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है, वो फ्लैट या अपार्टमेंट कितना बड़ा है, सही है। फिर रेंट जो है वो कस्टमर एग्री कैसे होगा कि भाई यही वाला रेट है। आप मिसाल के तौर पर एक XYZ एजेंट का लेकर आ रहे होंगे कि वो XYZ एजेंट है, वो 15% चार्ज कर रहा है, ठीक है, जो काइबोर से करीब करीब है। वो लेकर के आ जाएगा, जनाब ये ABCD स्टेट एजेंट है, ये 12% चार्ज कर रहा है, आप 15% क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, ये हो जाए अगर कि गवर्नमेंट एक रेंट डिसाइड कर दे, भाई इस इलाके का रेंट इतना होगा, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड हो जाए, कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो ये डिसाइड करे, ठीक है, रेगुलेट करे, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जनाब हमने रेंट। लेकिन आप इस तरह तो मतलब हो ही नहीं सकता। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि अब मिसाल के तौर पर काइबोर और स्प्रेड मिला करके कोई रेंट बन रहा है कस्टमर का, वो 15%, मार्केट में रेंट चल रहा है वो 20% चल रहा है। आप समझ लें उस अमाउंट का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का आपको कस्टमर देगा कभी रेट? कभी नहीं देगा। वो कहेगा भाई मैं जिससे 15% लो। आप कहेंगे सर वो तो काइबोर है। वो कहे काइबोर को छोड़ो भाई, वो रेंट डिसाइड कर रहे हैं आप, वो काइबोर नहीं है। वो तो आपका रेंट है। लेकिन अच्छा, इसका दूसरा साइड है कि अगर कम हो तो बैंक उसके ऊपर एग्री नहीं होंगे। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज रेंट ऑफ द वेरियस एरियाज and the financing is linked based on the rent of these areas. I think this is very difficult. ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। पॉसिबल जो है उसका सोल्यूशन क्या है, हम आते हैं पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ। एक तो पास्ट का आपने देख लिया
ये है कि कंसोर्शियम ऑफ ऑल इस्लामिक बैंक्स टू डिसाइड देयर ओन रेट। जिस तरह मिडिल ईस्ट के बैंक्स ने या ओआईसी रीजन्स के बैंक्स ने जो है वो अपना रेट डिसाइड किया, इसी तरह हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसका एक पॉसिबल मतलब एक आउटकम ये भी होना चाहिए कि इस्लामिक बैंक्स आपस में डिसाइड करें कि जनाब वो जो सुकूक्स ले रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है सुकूक्स की, या फिर जो आपस में वो किसी मुशारका या मुदारबा के तहत रखवा रहे हैं, वो अपना रेट इसी तरह कोट करें। ठीक है, वो अपनी एक कंसोर्शियम बनाए, जितने हमारे यहाँ 5-6 इस्लामिक बैंक्स हैं और जितनी विंडोज हैं, वो अपना कंसोर्शियम बनाए, एक रेट डिसाइड करें कि जनाब ये इस रेट के ऊपर हम जो है वो एक्सेप्टेंस करेंगे, इस रेट के ऊपर मुशारका या मुदारबा करेंगे, या हम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें डीलिंग करेंगे। वो रेट जब डिसाइड हो जाए, उसी का 4 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट, उसको एवरेज आउट करके आप मार्केट में लॉन्च कर दे, रूटर्स पर लॉन्च कर दे। झगड़ा ही खत्म हो जाएगा काइबोर का कि भाई ये इस्लामिक बैंक आपस में इन्होंने ये डीलिंग की है और इस वजह से ये रेट हो गया। तो ये इशू इतना बड़ा नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सकता, बल्कि इसको हल किया जा सकता है और प्रैक्टिकली भी वो पॉसिबल होगा। और इस्लामिक बैंक जो डिसाइड करेंगे वो ऑब्वियसली स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट के ऊपर होगा। और स्टेट बैंक ने भी, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि उसने भी नाम बहुत ही अच्छा रखा कि पॉलिसी रेट रखा, इंटरेस्ट रेट रखा ही नहीं कि भाई ये पॉलिसी रेट है, इसके मुताबिक आप डीलिंग करेंगे। दूसरा ये है कि पीएसआर फॉर पार्टिसिपेटरी मोड, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो डिसाइड हो जाए पार्टिसिपेटरी मोड्स के लिए। यानी पार्टिसिपेटरी मोड जो है मुश्तारका है, हमारे पास मुदारबा है, तो उसमें जो है वो आपने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के एडजस्टमेंट का फार्मूला भी ड्राइव कर लें कि जनाब वो मार्केट रेट के इक्वल हो, मार्केट रेट के बराबर हो। और जिस तरह रनिंग मुशारका में बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपर लिमिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोअर लिमिट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सीलिंग और फ्लोर दोनों इस्तेमाल करते हैं पीएसआर का, और उसके बाद हिबा से भी उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें और एक तरह का आप समझ लें एक मॉडिफिकेशन कुछ और भी हो सकती है कि पीएसआर को किस तरह डिसाइड किया जाए, कितना डिसाइड किया जाए कि एग्जैक्टली आपका रेट जो है वो उतना ही आए जितना मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कस्टमर, ठीक है ना, मार्केट से ज्यादा रेट देने के लिए पर एग्री नहीं होगा। वो तो कहेगा भाई आप इस्लामिक बैंक हो, आप तो मुझे कम रेट दो, मार्केट रेट से भी कम दो। दूसरी बात ये कि डिपॉजिटर कभी भी मार्केट से कम रेट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ मतलब दुनिया में ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कन्वेंशनल बैंकिंग को फेज आउट कर दिया, तो उनके लिए मतलब आसान है मामला, हमारे यहाँ मुश्किल है। आपके यहाँ जितने इस्लामिक बैंक हैं उससे कहीं ज्यादा और उससे बड़े जाइंट्स जो हैं आपके कन्वेंशनल बैंक है। अगर आप कस्टमर को बोलेंगे तो कस्टमर हमारे यहाँ इतना, हर कस्टमर इतना जो है वो इस्लामिक सेंसिटिव नहीं है, वो शरीयत के उसूलों को, शरीयत को इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। वो कहेगा ठीक है आप नहीं दे रहे हैं, मैं जो है किसी कन्वेंशनल बैंक के पास चला जाऊँ। लेकिन अगर पूरा सिस्टम ही इस्लामिक बुनियादों पर हो, आपका फाइनेंशियल सिस्टम, जितने आपके बैंक्स हैं, जितने आपके डीएफआईस हैं, वो सारे ही उसी सिस्टम पर हों और वो आपस के रेट को, मुशारका या मुदारबा के रेट को उसी तरह डिसाइड कर रहे हों, बता रहे हों, तो फिर भी ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी एक मतलब ऐसी बात है कि जो बहुत मुस्तकबिल करीब में समझ में नहीं आती। लेकिन जो कंसोर्शियम है इस्लामिक बैंकों का, दैट इज़ वेरी, आई थिंक दिस इज़ वेरी फिजिबल। इस्लामिक बैंक जहाँ पर इतने सारे काम कर सकते हैं, वहाँ पर ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपना कंसोर्शियम बनाए और जो आपस का उनका रेट है जो उन्होंने तय किया वो उसी तरह डिसाइड कर लें। फिर एजेंसी फीस फॉर वकाला बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, कि वकाला बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए जो एजेंसी फीस है उसमें भी है, आप जो है वो परसेंटेज आप डिसाइड कर लें, कोई सी भी परसेंटेज डिसाइड कर लें, और उसमें जो है उसको यही है कि काइबोर से आप लिंक ना करें। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल सलूशन या पॉसिबल हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेट हो सकता है। और अगर हमारी सारी इंडस्ट्रीज, हमारे जो है हमारे मुल्क के सारे इदारे इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो अपना अपना रेट एक कोट कर सकें, जिस तरह
मैंने कहा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो रेंटल रेट डिसाइड करे, एक सेंट्रल अथॉरिटी हो आपकी, या सेंट्रल अथॉरिटी ना ही हो, एक कंसोर्शियम हो या एक ऐसा इदारा हो कि जो गाड़ियों के रेंट को डिसाइड करे, ठीक है ना, और जो है वो बताए, तो फिर उसके बाद जो है इस्लामिक बैंक यूज़ करें। लेकिन इसका दूसरा जो है असर वो ये होगा कि अगर कन्वेंशनल कम चार्ज कर रहा होगा और रेंट ज़्यादा होगा तो कस्टमर कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये है पॉसिबल एक जो है सोल्यूशन है कि कंसोर्शियम बना लिया जाए, या इस तरह की सेंट्रल अथॉरिटीज़ हों या इदारे हों जो कि इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकें और इन सारी चीज़ों को जो है वो बता सकें। अब इंशाल्लाह हम इसके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपके जहनों में कोई सवालात हों, कोई जो है वो क्वेश्चन हो, तो एक तो ये है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मुफ्ती नुमान करीम साहब ने, आप उसके ऊपर भी जो है वो अपने सवालात भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह एक आध दिन में जो भी हमारा टाइम एलोकेटेड होगा, डिसाइडेड टाइम होगा, उसके ऊपर उसमें मैं जवाब दे दूँ। और दूसरा ये है कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो उस ग्रुप में मेरा नंबर है, आप पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो आप मतलब यहाँ ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो है वो मतलब कोई हम एक इस तरह का और भी एक कोई सेशन रख सकते हैं कि जिसमें इससे भी आगे कुछ और एडवांस बातें हों, तो ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो कोई रिसर्च पेपर या इस तरह का कोई आर्टिकल भी लिख सकते हैं इसके ऊपर कि भाई के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, पॉसिबल इसका जो है हम ऑल्टरनेट क्या बता सकते हैं काइबोर का। तो ये एक बहुत ही अच्छा इजाफा होगा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ITI का, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इफ्ता का, और बिलखुसूस मुफ्ती नुमान करीम अंसारी साहब का, कि उन्होंने जो है वो मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर जो है वो आपके सामने सामने तो नहीं, आपसे कि गोश गुजार कर सकूँ ये सारी बातें। और आप तमाम हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हजरात का, कि आपने मुझे सुना और जो है वो हमारी बातें सुनी। यकीनन इसमें जो है वो कोई कमियां या गलतियां या खामियां हो सकता है रह गई हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और जो है इसमें अगर आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो है वो ग्रुप में वो एक्टिव कर देंगे, एडमिन के अलावा भी मैसेजेस वो एक्टिव कर देंगे। तो वो जो है इंशाल्लाह आप उसमें अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो भेज दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसका जवाब हम आपको दे देंगे। और आप तमाम हज़रात का, ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। थैंक यू फॉर द लिसनिंग, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।